हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत आज आपके सामने नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ वाईडीएससी का ये जो है हमारा टॉपिक नंबर 3 है। पहले वीडियो के अंदर हमने जो है बात की थी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। दूसरे में हमने ये बात की कि इसके अंदर पाथ डिफरेंस कैसा होता है। ये जो दूसरे वीडियो में हमने पाथ डिफरेंस की बात की, ये अभी आपकी स्क्रीन पर भी जो है आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि कहीं पर चमकीली फ्रिंज और कहीं पर काली फ्रिंज बनती है, मतलब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हीं की बात अपन करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक पर जिसका नाम है वाईडीएससी में कौन सी जगह पर, स्क्रीन के कौन सी जगह पर चमकीली फ्रिंज बनेगी या काली फ्रिंज बनेगी, मतलब उस फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। एक बात। दूसरी बात, जो वाईडीएससी के अंदर फ्रिंज बनी, पर्टिकुलर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, तो इस बारे में बात करने के लिए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पिछले टॉपिक से हमारे पास में पथांतर आया हुआ है, पाथ डिफरेंस, आप ऊपर भी लिखेंगे। हम जानते हैं कि वाईडीएससी में पथांतर नहीं होता है। वी नो दैट पाथ डिफरेंस इन वाईडीएससी इज फॉलोइंग इक्वेशन नंबर 1 वाई डी अपॉन डी, फिर से करेक्ट करूंगा, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। मैंने बार बार ये कहा था पिछले वीडियो में भी, अभी भी कह रहा हूँ, स्मॉल डी और कैपिटल डी डालने की, बोलने की जो है आदत डालिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे आदत नहीं डाली तो आगे दिक्कत आने वाली है। ये एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल डी ऊपर और कैपिटल डी नीचे है। बाकी सारे फॉर्मूलों में जो आज अपन डिराइव करने वाले हैं, इसमें हमारे जो है कैपिटल डी और स्मॉल डी अपना पासा बदलने वाले हैं। कैपिटल डी हर छोड़ के अंश में आने वाला है और स्मॉल डी अंश छोड़ करके हर में आने वाला है। तो कैसे आने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना दो फ्रिंजें होती है, एक चमकीली फ्रिंज और एक काली फ्रिंज। तो पहले चमकीली फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं। अपन ने देखा ना, स्थितियां मतलब बहुत सारी स्थितियां होंगी। तो चमकीली फ्रिंजों की स्थिति, स्पष्ट चमकीली फ्रिंजों की स्थिति, यहां भी स्थितियां प्लूरल बोल रहा हूं, पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज कोई एक तो होती नहीं, बहुत सारी होती है। अपन स्क्रीन पर देखिए, अगर हम स्क्रीन पर चलें तो स्क्रीन पर जो पॉइंट M था हमारा, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है तो उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। इसके लेफ्ट और राइट में एक एक डार्क फ्रिंज तो होती है ये। इसके बाद जो यहां पर बड़ी और यहां बड़ी, इन दोनों का ही नाम, इसका भी और इसका भी, प्रथम चमकीली फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इनके राइट और लेफ्ट में फिर से काली काली फ्रिंज होती है। काली को छोड़कर के जो फ्रिंज आई, इन दोनों का ही नाम है द्वितीय चमकीली फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये कहां कहां बनेंगी इनके लिए बात। तो चमकीली फ्रिंज का मतलब क्या है हमारे लिए? चमकीली फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज का एक ही मतलब है, संपोषी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है डेल्टा बराबर n डेल्टा। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा।
और n लैम्डा का मतलब n का मान 0, 1, 2, 3 अनंत तक ले सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पे मान रखने वाला हूँ। जब मैं मान रखूंगा तो ध्यान देना मेरी बात पे, वाई डी अपॉन डी एन, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन। मगर एलएचएस में तो वाई डी और डी है, मगर आरएचएस में एन का मान अलग अलग होगा। एन का मान अलग अलग होगा तो कोई ऐसी चीज होगी जिसके मान भी अलग अलग होंगे। क्योंकि डी स्लिटों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, कैपिटल डी पर्दे और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, ये तो दोनों कांस्टेंट है। तो एन के अलग अलग मान जब आएंगे तो वाई के अलग अलग मान आएंगे। कैसे आएंगे? देखो ध्यान से, ये पॉइंट एम है, पॉइंट पी अगर यहाँ होगा तो वाई का मान इतना ही होगा, अगर पॉइंट पी यहाँ होगा तो वाई का मान इतना होगा। समझ गए? तो पॉइंट पी कहाँ है उस आधार पर वाई के अलग अलग मान आएंगे। ये डिस्टेंस ही तो है वाई, तो पॉइंट पी जो हमारा अलग अलग जगह पर होगा तो वाई के मान अलग अलग आएंगे, इसलिए वाई का मान अपन रखेंगे एन। जैसे ये वाली डिस्टेंस कहलाती है जो पहले वाली, इसको कहते हैं y1 और इसको कहते हैं y2। तो ये y1 और y2 डिस्टेंसेस है, तो ये y1 और y2 के मान आएंगे, इसके yn का मान कितना आएगा? ये सामने से ये तो d और d अपना पास अपडेट किया, n लैम्डा d अपॉन d, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ध्यान देना फॉर्मूले में d ने पलटी मारी, दोनों d ने पलटी मारी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है और इसी फॉर्मूले का नाम है चमकीली फ्रिंजों की स्थितियां। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम भी बनाएं और साथ में इस फॉर्मूले को भी नोट करें। ठीक है, चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं काली फ्रिंज। केस सेकंड, काली फ्रिंज, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज की कहानी क्या है? डार्क फ्रिंज की कहानी यह है कि ये केंद्रीय उच्चिष्ट तो है ही, केंद्रीय उच्चिष्ट के जस्ट पड़ोस में जो काली लेफ्ट और राइट में जो बनी थी, ये बड़ी एम पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और राइट में जो पहली बनी, उनको कहते हैं प्रथम काली फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसी का नाम है, लेफ्ट और राइट दोनों वाली। और जो उसके बाद एक चमकीली बनी, मतलब प्रथम चमकीली के बाद जो अगली बनी, इसका नाम और इसका नाम, इन दोनों का नाम हो गया है द्वितीय काली फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज। ठीक है भाई, अब की बात ये यहां से यहां तक की दूरी y1 होगी और यहां से यहां तक की दूरी y2। ठीक है, ये वाली नीचे वाली y1 और ऊपर वाली y2। अब की बार अगर आपको निकालना है तो ये मान निकालने के लिए मुझे तो एक ही बात पता चलती है कि चमकीली फ्रिंज में संकोची व्यतिकरण था, तो काली फ्रिंज में डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होना चाहिए? कौन सा व्यतिकरण? लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्कनेस, प्रकाश प्लस प्रकाश बराबर अंधेरा कायम रहे, विनाशी व्यतिकरण। अंधेरा कायम रहेगा तो विनाश होगा, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप इंटरफेरेंस का सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको याद आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी n प्लस हाफ लैम्डा, और n प्लस हाफ लैम्डा के अंदर n का मान वही था 0, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पर डेल्टा का मान इक्वेशन 1 से रखोगे तो ये yt अपॉन d बराबर n प्लस हाफ लैम्डा नहीं होगा, ये होगा yn। और जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है वो फिर से रास्ता पलटने वाले हैं, तो yn का मान होगा n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन डी।
ये इक्वेशन नंबर हमारी 3। ठीक है, इसी फॉर्मूले का नाम है काली फ्रिंजों की स्थितियां, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंज। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हम निकालना चाहते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। उससे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि जहां हमारा पॉइंट M होता है, पर्दे का मिड पॉइंट, जो स्लिटों का मिड पॉइंट था O, उसके जस्ट सामने वाला पॉइंट स्क्रीन का मिड पॉइंट कहलाता है, M पॉइंट। ये M पॉइंट जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा केंद्रोचिष्ट कहलाता है। इसमें चूंकि संपोषी व्यतिकरण ये हमेशा चमकीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आप इस फॉर्मूले में n का मान 0 लेके देखो तो yn का मान 0 है। इस कंडीशन में जो पॉइंट P अपन पर्दे पर कहीं पर लेते थे, उसमें M पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस अपने किसी माने की y। अगर पॉइंट P इसी M पॉइंट के ऊपर ही बैठा होगा तो y दूरी कितनी हो जाएगी? 0। ये देखो n का मान 0 रहने पर ये मान आता है। मतलब इस वाले फॉर्मूले में आप अगर n का मान 0 लो तो ये आता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका मान एक बार अपन उपयोग करेंगे। n बराबर 0 नाम जिसके लिए है चमकीली फ्रिंज में, वो सिर्फ एक ही फ्रिंज होती है, वो लेफ्ट राइट में डबल नहीं होती। अब अपन चलते हैं फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क में जो n का मान है वो कौन से शुरू होता है? चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, n का मान 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो नाम तो है फर्स्ट डार्क, पहला, मगर n का मान इसमें शुरुआत कितनी से होगी? 0। तो डार्क है मतलब n का मान किसके लिए भी 0 होगा, लेफ्ट और राइट दोनों में होगा, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता। बट अगली ब्राइट पर आओ, n बराबर 0 हो गया, n बराबर 1। फर्स्ट ब्राइट लेफ्ट और राइट दोनों में ही n बराबर 1 होता है। नेक्स्ट सेकंड डार्क। जब आप सेकंड डार्क पे चलोगे तो n बराबर 0 तो आ गया था। अगला मान कितना आएगा? n बराबर 1, n बराबर 1। मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? इससे जो अपन ने सीखने वाली बात है वो पता है क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा तो 0th ऑर्डर की 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी। उसके अलावा आप क्या है, जो भी ब्राइट फ्रिंज है वो जितनी ब्राइट फ्रिंज n का मान उतना ही। 50वीं तो n का मान 50, 30वीं तो n का मान 30, तीसरी तो n का मान 3। ये देखो, तीसरी तो n का मान 3, तीसरी तो n का मान 3, दूसरी तो n का मान 2, दूसरी तो n का मान 2। डार्क के साथ केस क्या है? क्योंकि डार्क में सेंट्रल मैक्सिमा होता नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा तो ब्राइट का ही होता है। तो डार्क में जो पहली जिसको अपने को दिखाई देगी लेफ्ट और राइट में, उसका नाम अपन ने पहली रख लिया, जबकि वो है 0 नंबर से बनेगी। तो डार्क में क्या होगा? एक एक नंबर कम होएगा। मतलब आपको कहेंगे पहली तो वो है 0 भी, आपको कहेंगे दूसरी तो उसके लिए n का मान 1 होगा, दूसरी के लिए n का मान 1 होगा, तो 50वीं के लिए 49 होगा, 15वीं के लिए 14 होगा। तो जितनी काली फ्रिंज उसके लिए n का मान उससे क्या होगा? 1 कम होएगा। तो तीसरी वाली के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 2। कल को चौथी वाली होगी तो उसके लिए n का मान 3। तो इनमें n का मान 1 1 कम होता है। ओके, हमारा अब जो टारगेट है वो ये है कि इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई कितनी कितनी होगी। इसको कहते हैं बीटा। चूंकि ये बीटा ब्राइट का है इसलिए बीटा बी, और ये बीटा डार्क का है इसलिए बीटा डी। फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से दिखाया जाता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई को निकालना है तो कैसे निकाला जाए? ध्यान से देखना। एक बार के लिए हम पहले काली फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है एन बी काली फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज विड्थ या विड्थ ऑफ nth
डार्क फ्रिंज। मान लीजिए आप दूसरी डार्क फ्रिंज की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये दूसरी वाली डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो दूसरी डार्क फ्रिंज काम बनेगी है, ये दूसरी डार्क फ्रिंज दूसरी व्हाइट या ब्राइट और पहली ब्राइट के बीच में। फिर से देखना मेरी बात, मैंने क्या कहा, सेकंड नंबर डार्क, सेकंड नंबर ब्राइट और फर्स्ट नंबर ब्राइट के बीच में बनेगी। तो अगर M से मैं यहां तक की दूरी निकालूंगा तो ये मेरा Y ब्राइट होगा, और मैं यहां तक की दूरी निकालूंगा तो ये Y फिर से ब्राइट होगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए, घटाव अगर ले लिया जाए, तो उसको बीटा डार्क माना जाता है। तो ये अगर आपको निकालना है तो इसका मान क्या होगा, ध्यान देना, इसके बराबर n का मान, सेकंड सेकंड। NB काली फ्रिंज ले लो तो NB चमकीली फ्रिंज की स्थिति, -n-1 की चमकीली। अंग्रेजी में कहेंगे पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n-1 ब्राइट फ्रिंज, मीन्स yn-yn-1 बीटा डी का मान निकाला मैंने, ठीक है। अब डी भी कौन सा, n निकाला। इनका फॉर्मूला इक्वेशन 2 से रखना है, ध्यान देना, ब्राइट वाले का फॉर्मूला यूज करना है। फ्रिंज विड्थ कौन सी निकल रही है, काली, और वाई कौन सा रखिए है, ब्राइट का। डार्क वाले में ब्राइट का फॉर्मूला यूज होगा। विशेष ध्यान रखना, बच्चा गलती करता है, हमारे पास बोर्ड की कॉपी आती है तो लोग देखते हैं डार्क फ्रिंज की विड्थ में डार्क फ्रिंज वाले फॉर्मूला लगाएंगे ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों में सेम आता है। मैं अभी सस्पेंस खोल देता हूँ, मगर रिजल्ट सेम आने से मतलब नहीं है, प्रोसेस का नंबर होते हैं। तो अगर आप बीच में गलती करोगे तो नंबर कटेंगे। तो ये फ्रिंज की विड्थ कौन सी निकल रही है, काली, और फॉर्मूला किसका यूज होगा, ब्राइट का। देखिए कि कैसे अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n लैम्डा d/d और n-1 लैम्डा d/d। इसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा d/d, ठीक है। जो बाई n का तो सीधा फॉर्मूला मिल गया। यहाँ क्या होता है, n-1। नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं। जैसे आप वैल्यू पर चले तो आपके पास में वैल्यू क्या आने वाली है, लैम्डा d/d कॉमन आने वाला है। यहाँ तक बचा n, यहाँ तक बचा n+1, माइनस से बदल जाएगा, n से n कट जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा d/d। ये जो मान है ये n पर निर्भर नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन n। इसका मतलब सभी काली फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती हैं। Width of all dark fringes are equal, ठीक है। आप इसके नीचे फिर फाइनली फॉर्मूला बनाओगे, बीटा डार्क का फॉर्मूला लैम्डा d/d। मैं यहाँ पर वापस वो बात याद दिलाना चाहूंगा, अब सारे फॉर्मूलों में कैपिटल D ऊपर और स्मॉल d नीचे आ चुका है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप डायग्राम भी बनाएंगे और इस फॉर्मूले को साइड में नोट भी करेंगे। नेक्स्ट, अब हम निकालना चाहते हैं n की चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई।
मान लीजिए कोई भी चमकीली फ्रिज आपने एकड़ पकड़ बम करके पसंद की, मान लीजिए आपने ये वाली पसंद की, ये ठीक है। ये कहाँ है, कौन सी है, सेकंड, तो कहाँ खड़ी है, थर्ड और सेकंड के बीच। फिर से देखना पड़ा कहाँ खड़ी है, थर्ड और सेकंड के बीच। ये खुद सेकंड थी मगर खड़ी किसके बीच में है, थर्ड, मतलब खुद से एक ज्यादा, और सेकंड मतलब खुद के बराबर। तो ये जो हमारे पास में आएगी एंड बी चमकीली फ्रिज की चौड़ाई बीटा ब्राइट, और वो भी कौन सा, एन, ये किसके बराबर आएगा, इसका मान आएगा n+1 भी, क्योंकि एक ज्यादा। काली फ्रिज खुद चमकीली है मगर स्थिति कौन सी लेंगे, काली, काली फ्रिज की स्थिति। पोजीशन ऑफ n+1 डार्क फ्रिज माइनस, माइनस क्या, खुद के बराबर वाली ये एनवी है, तो एनवी काली फ्रिंज की स्थिति माइनस पोजीशन ऑफ एन डार्क फ्रिंज। ओके भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, अब जरा पेज पर चलते हैं। पेज क्या है, इसके लिए तो n का मान 2, इसके लिए n का मान कितना है, 2। तो ये यहां से जब आप इसकी डिस्टेंस निकाल रहे होगे तो ये डिस्टेंस आएगी y1, ये वाली आएगी y2। तो जब आप इनके मान निकालोगे तो ये yn+1 माइनस yn, दोनों yn कौन से रखना है, ये वाला। मगर जब आप इनका मान रखते हो तो आपको क्या पता चलता है, जब आप तीसरे वाले के लिए मान रखते हो तो उसमें n का मान कितना रखना पड़ता है, तो पहले वाले के लिए रखते हो तो कितना रखना पड़ता है, 0। तो n का मान क्या रखना पड़ता है, 1 कम रखना पड़ता है। 1 कम रखोगे तो इसका मतलब बन जाएगा n+12 लैम्डा डी। n का मान 1 कम मतलब n रखा, तो इस फॉर्मूले से बन जाएगा n+12 लैम्डा डी। और जब n रखना होगा तो n की जगह पर अपन मान रखेंगे n-1, तो वो बन जाएगा n-1 प्लस हाफ लैम्डा डी। फिर से समझना मेरी बात, चूंकि डार्क फ्रिंज की एक कहानी ये है कि इसमें n का मान वो जितने नंबर की है उससे 1 कम रखा जाता है। तो n+1 और nv की स्थिति जब अपन ने निकाली तो वो ये थी। आप इसको चाहो तो मेरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हो, yn+1 डैश और yn डैश। डैश का मतलब क्या है, ये तो चित्र में जो आपने कोई दुनिया दिखी है ना, ये y डैश, इस दूरी का नाम है y1 डैश और इस दूरी का नाम है y2 डैश। हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये 1 कम मतलब yn होती है और ये 1 कम मतलब yn-1। ठीक है, तो yn का मान तो ये रहा इस फॉर्मूले से, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 से अपन ने मान रख दिया, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 से मान रख दिया, n जानता वहां पे n। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वही लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन आ रहा है, n+12 माइनस n+1 माइनस हाफ, n हाफ इधर दोनों प्लस के थे उधर दोनों माइनस के थे, उड़ गए तो 1 बचा। तो ये आ गया लैम्डा डी अपॉन डी, बीटा ब्राइट और एनवा, ये भी n पर निर्भर नहीं, नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन n। दिस मींस सभी चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाइयां भी समान होती है। width of
ऑल राइट फ्रिंज आर इक्वल। ठीक है भाई, एक बात हो गई। दूसरी बात, बीटा ब्राइट का जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ गया और इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 5 रख दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना मेरी बात पे, 4 और 5 की तुलना करो। मैं उधर वाला डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप इसके नीचे जो है 5 नंबर तक नोट करेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके कहीं पे भी फाइनल कंक्लूजन पर अपन चलते हैं। कंक्लूजन क्या है, आप अगर 4 को देखोगे तो जितनी डार्क की चौड़ाई आई थी, 5 को देखोगे तो उतनी ही ब्राइट की चौड़ाई आई। तो 4 और 5 से जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, जो बीटा डार्क है वो बीटा ब्राइट के बराबर ही होता है। तो हमने आज के बाद में एक फॉर्मूला कंक्लूजन का निकाल दिया। फ्रिंज चौड़ाई चाहे कोई सी हो, हमें मतलब ही नहीं, वो चमकीली की काली, सब के लिए ये फॉर्मूला लैम्डा डी अपॉन डी होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना, कैपिटल डी ऊपर और स्मॉल डी नीचे आया था आज के सारे फॉर्मूले में। वाई एन ब्राइट के लिए, वाई एन डार्क के लिए, बीटा डार्क के लिए, बीटा ब्राइट के लिए और फाइनली बीटा के लिए, सभी फॉर्मूलों में कैपिटल डी और स्मॉल डी का सीक्वेंस याद रखें। कल जो पुराना वीडियो जो अपन ने निकाला था उसमें डी और डी का सीक्वेंस चेंज था। ये आपका फॉर्मूला है और आप इसके नीचे एक लाइन डालेंगे 6 नंबर इक्वेशन के नीचे। YDSE में सभी फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती है। इन YDSE विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंज आर इक्वल। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट वाली लाइन, ये हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। आपको कि सर ऐसे क्या खास बात है, हमने जो है जब स्लिट्स का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कहा था एक YDSE यंग डबल स्लिट में भी स्लिट काम आती है और एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आगे आएगा जिसको एकल स्लिट से विवर्तन नाम का प्रयोग भी आएगा। उसमें जब अपन करेंगे तो उसमें भी बीटा का फॉर्मूला लगभग यही आएगा, बस उसमें सभी का बराबर नहीं आएगा। एक वहाँ पर जो है सेंट्रल मैक्सिमा नाम की जो चीज़ होती है उसकी विड्थ कुछ अलग होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। मगर ये जो लाइन है ये आपको स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न अगर दिखाई दे तो पहचानने में कि ये इंटरफेरेंस के कारण है कि डिफ्रैक्शन के कारण है, यही वाली चीज़ काम करेगी। ठीक है, कुछ और बातें भी है YDSE से रिलेटेड जिनके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और जो है इसी तरीके से हमारे वीडियो को देख करके आप इस कठिन समय में अपनी पढ़ाई को जारी रखें।